वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे नया डेफिनेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या? आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कशन लेक्चर वीडियो देखना नहीं है, मतलब साथ ही साथ आपको इन सभी सवालों को खुद से पेन पेपर उठाकर खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में किसे बैठना है? आपको बैठना है ना। तो आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे करके आए। ये तभी होगा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके करेक्ट आंसर पर टिक लगाएंगे, और ये तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करेंगे और सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ के आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो एट द एंड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। आप क्वेश्चन देखकर डर जाइएगा, समझ रहे? और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप पहले से क्वेश्चन नहीं लगा रखे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, इन सभी सवालों को आपको खुद से पेन पेपर उठाकर सॉल्व करना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कुछ सवाल आपसे नहीं सॉल्व होगा, या फिर कुछ सवाल में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि स्टार्ट कैसे ले। तो टेंशन क्यों लेना? ये डिस्कशन लेक्चर वीडियो है ना, ये रखने का मोटिव ही हमारा ये है कि आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो उसे हम क्लियर करेंगे। आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसे हम क्लियर करेंगे। ये डिस्कशन लेक्चर वीडियो हम रख क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? अगर सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहता तो एक पीडीएफ जनरेट करते जिसमें सॉल्यूशन देते और आप वो देख लेते और आगे बढ़ते। बट आपको पता है कि हम किसी भी चीज को छोड़ते नहीं है, काफी डिटेल में इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, सारा का सारा टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप एट द एंड एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे करके आए। हमारा मोटिव क्या है? एग्जाम को बेहतर करना, एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दे करके आना, यही मोटिव है ना हमारा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन तभी आपसे सॉल्व होगा जब आप पहले से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखेंगे। और खासकर ये फिजिक्स और मैथ्स में तो खास करके ये थियोरेटिकल कंसेप्ट पढ़ने से कुछ भी हमारा काम नहीं बनने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी तो फिलहाल हम मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो मैथ्स में तो खास करके आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तभी आपका कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। और एट द एंड एग्जाम में आप क्वेश्चन देखकर डरेंगे नहीं, और आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद इन स्पेसिफिक टाइम। अगर 2 मिनट है तो 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट है तो 3 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा तभी होगा जब आप पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे। तो इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है कि इतना काफी है आपको समझाने के लिए कि क्वेश्चन कितना ज्यादा जरूरी है। आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उससे कोई भी काम नहीं बनने वाला। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इससे ज्यादा हम नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि डिस्कशन भी तो शुरू करना है ना। हाँ, डिस्कशन का मोटिव क्या है कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है, हो सकता है आप क्वेश्चन में आपको समझ में ही नहीं आए कि इसे स्टार्ट कैसे ले, हो सकता है कि क्वेश्चन के बीच में आपको डाउट आए, हो सकता है कि आपका आंसर ही गलत आ जाए, ये भी हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है कि आप आंसर पीछे देखे, आंसर ही गलत हो। हालांकि इसका चांस बहुत कम है, बहुत ही कम, ना के बराबर। अगर हम आंसर दे रहे हैं आपको तो वेरीफाई करके दे रहे हैं कि हाँ वो आंसर सही ही हो, तो इसका चांस बहुत कम है। कभी आप ऐसा ना करिएगा कि आपके दिमाग में आया कि नहीं ये तो आंसर ही गलत है, हो सकता है आंसर ही गलत है। इसका चांस है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे, गलती कोई भी कर सकता है। आंसर लिखने में मुझसे गलती हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका चांस बहुत ही ज्यादा कम है। हमारा कोशिश ये रहता है कि कुछ भी गलत ना हो, कोशिश तो यही रहता है। बट कभी हो जाए तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। बट आपको करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तो काफी ज्यादा बोल दिए क्या हम? कोई बात नहीं, क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ। हाँ, एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब भी हम पढ़ाई का बात कर रहे हैं तो फिर एक्स्ट्रा बात बिल्कुल भी नहीं, एक्स्ट्रा बात बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको एक्स्ट्रा बात, गाना, शायरी या और भी कुछ कहानी अगर सुनना है ना, तो मुझे बताइएगा, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। बट पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई का बात होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि पढ़ते वक्त हम कुछ भी एक्स्ट्रा बात करेंगे, इधर उधर का बात करेंगे। हाँ, कोशिश ये रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीज समझ में आए और आपको दिक्कत ना हो, मेरा कोशिश ये रहेगा। बट आप मुझसे ये उम्मीद ना करें
कि हम कुछ इधर उधर का एक्स्ट्रा बात कर रहे हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हम एक्स्ट्रा बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो एक्स्ट्रा बात के लिए अगर आप अगर बोलिएगा तो अलग से लेक्चर वीडियो तो नहीं, अलग से वीडियो बना देंगे। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा बात आपको करना हो तो अलग से, बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। शायरी सुनना हो, मुझे आता नहीं है सब, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। अगर आपको सुनना हो तो अलग से वीडियो बना देंगे। गाना सुनना हो, आता नहीं, लेकिन बना देंगे आपके लिए। बट पढ़ाई करते वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। हाँ, ऐसा भी हम नहीं बोल रहे कि जो लोग ऐसा करते हैं, गाना गाते हैं या फिर शायरी करते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि वो गलत करते हैं। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इस बात को आप समझिए। हम ये नहीं बोल रहे, आप इसका बिल्कुल भी गलत मतलब नहीं निकालिए कि अगर कोई लेक्चर में शायरी या फिर गाना गा रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका ये है कि पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ाई का बात, बस, ठीक है। तो आप कल के दिन मुझ पे ये इल्जाम नहीं डाल दीजिएगा कि आप उन्हें गलत बोल रहे थे, उन्हें गलत बोल रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। अगर उन्हें लगता है कि हाँ, ये बात करके बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो रहा है तो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर शायरी सुनने से बच्चा रिलैक्स हो रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे ये दोनों चीज़ आता ही नहीं है। ये भी बात है कि मुझे ये दोनों चीज़ आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। शायरी शायरी क्या है वो जानते ही नहीं क्या होता है। मतलब सुने हैं सिर्फ, बोले नहीं है कभी। क्योंकि बोलने के लिए ना आपको खुद आना चाहिए, और मुझे नहीं आता है। फैक्ट ये है कि मुझे नहीं आता है। और जहां तक गाना का बात है ना, तो अगर गाना आपको सुनना ही है तो आप एक अच्छे सिंगर का सुनिएगा, मेरा क्यों सुनिएगा। मुझे थोड़ी गाना आता है। तो अगर आपको कुछ सुनना है, जैसे अगर आपको कुछ अच्छा खाना है तो आप रेस्टोरेंट में जाइएगा ना खाने। आप ऐसा आदमी से खाना क्यों खाइएगा जिसको बनाना ही नहीं आता है, जिसने कभी पानी उबालने के अलावा कुछ और नहीं बनाया हो, तो उससे आप क्या खाना खाइएगा? नहीं। तो ये सब मेरा काम नहीं है, तो और मुझे आता नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नहीं कर सकते सीधा। लेकिन फिर भी अगर आप बोलिएगा तो कोशिश जरूर करेंगे और अलग से वीडियो में करेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का बात होगा, ठीक है। डिस्कशन शुरू करें? बोलिए, शुरू करें। आप बोलेंगे तभी करेंगे। आप बोलेंगे सर हम कैसे बोले, ये तो रिकॉर्डेड है ना। कोई बात नहीं, ठीक है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, tan 210 डिग्री, cosec 390 डिग्री, माइनस साइन 150 डिग्री, tan 240 डिग्री, tan 390 डिग्री। ठीक है, देखेंगे यहां पर हमें इसका वैल्यू बताना है। देखिए, साइन 120 डिग्री, 0 से 90 डिग्री तक अगर कुछ रहता तो डायरेक्ट हम बताए थे, जैसे 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है। बट ये तो 120 डिग्री बोल रहा है ना, तो यहां पर अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है ना, तो उसे हम 90 डिग्री के अंदर लाने का कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। यहां पर साइन 120 है ना, तो साइन 120 को क्या हम साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या tan 210 को 180 प्लस 30 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या cosec 390 को 360 प्लस 30 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और इधर क्या है? माइनस साइन 150, तो 150 को क्या हम 180 माइनस 30 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। tan 240, इसे क्या लिखेंगे हम? 180 प्लस 60 लिख सकते हैं। और tan 390 को क्या हम 360 प्लस 30 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी बता देते हैं आपको। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखेंगे। यहां पर नीचे बना लेते हैं ना। हमें पता है, क्या पता है हमें? आप बोलेंगे कि क्या पता है हमें? हमें पता है कि साइन ऑफ, अगर ये थीटा है और ये पाई है, साइन ऑफ इनफैक्ट ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना, निगेटिव एक्स एक्सिस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और ये 2n पाई है।
साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा हमारा, एक्स एक्सिस माइनस थीटा है ना, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्या बनेगा हमारा साइन थीटा बनेगा। और साइन प्लस या माइनस किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन हमारा कैसा होता है पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ साइन ऑफ 180 माइनस 60, तो ये हमारा क्या बनेगा साइन ऑफ 60। सिमिलरली tan ऑफ 180 प्लस 30, तो एक्स एक्सिस प्लस थीटा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्या बनेगा हमारा tan ऑफ 30। और किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है 180 प्लस 30, किस कोऑर्डिनेट में थर्ड कोऑर्डिनेट में tan हमारा कैसा होता है पॉजिटिव, तो यहां पर प्लस tan 30 होगा, प्लस tan 30, प्लस पहले से है ना, तो प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और यहां पर क्या है कॉसेक 360 प्लस 30, 360 बोले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फंक्शन चेंज तो नहीं होगा, इतना कंफर्म है, कॉसेक ही रहेगा, कॉसेक 30। और प्लस या माइनस किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा कैसा होता है पॉजिटिव, तो कॉसेक 30 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहां से हमारा क्या आएगा साइन 180 माइनस 30 कितना बनेगा हमारा साइन 30, किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। इधर क्या है tan 180 प्लस 60, तो ये हमारा बनेगा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में tan हमारा पॉजिटिव ही होता है, तो क्या बनेगा tan 60। नो फंक्शन चेंज, एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, सिर्फ वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा पे हमारा फंक्शन चेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है tan 360 प्लस 30 फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो पॉजिटिव, ये सब डिग्री है, ये कर लीजिएगा, शॉर्ट में हम कभी कभी लिखना भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, कॉमन सेंस का बात है ना यार, ऊपर में तो डिग्री दिया हुआ है ना, लिखते वक्त हम कुछ भी लिखे, जैसे लिखते वक्त अगर हम टी लिख रहे हैं तो आप नहीं समझ रहे कि अब क्या हम लिखने वाले हैं, tan ही लिखेंगे ना, ठीक है, टी से हम तेलुगु थोड़ी लिखेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, कई बार छूटेगा तो आप ऐसा मत बोलिएगा कि डिग्री क्यों नहीं लिखे, ये तो रेडियन हो गया ना फिर हमारा, अगर डिग्री नहीं है तो फिर रेडियन हो गया, तो ये छोटा छोटा बात का आप ध्यान रखेंगे, हम नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, समझ रहे हैं, तो आप भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं देखने वाला, बट बोर्ड में ऐसा ना करें, डिग्री प्रॉपर लिखे, नहीं तो वो रेडियन समझ लेंगे और बे बात का वो हाफ या 1 नंबर काट लेंगे, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है याद है ना, याद है कि नहीं याद है, ऐसा ना हो कि हम इतना आगे बढ़ गए और आप पूछ रहे हैं कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, tan 30 1/√3, कॉसेक 30 साइन 30 होता है हाफ, तो कॉसेक 30 हमारा कितना होगा 2 माइनस साइन 30 हाफ, tan 30 √3, tan 30 कितना हो tan 60 √3 और tan 30 1/√3, तो यहां से ये √3 गया 2 और 2 गया, और इधर √3 गया, क्या बचा इधर, इधर क्या बचा, ये तो गया ना, तो इधर 1 बचा और इधर हाफ, तो ये आ गया हमारा 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ sin x इक्वल टू -√3/2 एंड cos x इक्वल टू -हाफ, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है, हमें 0 से 2 पाई में देखना है कि x हमारा क्या होगा। देखिए sin x इक्वल टू क्या दिया हुआ है -√3/2 ना, ऐसा करते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं, √3/2 कहां पर होता है 60 डिग्री पे, बोले तो π/3 पे √3/2, और कहां पर होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव होता है ना, पाई माइनस π/3 पे, और निगेटिव कहां पर होता है साइन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव तो फर्स्ट और सेकंड में होता है, निगेटिव कहां पर हो, तो जो बचा वहीं पर निगेटिव होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर इससे पाई बोल दे तो ये π/3, और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है ना, तो ये 2 पाई और ये एंगल π/3, तो यहां से हम बोल सकते हैं sin x इक्वल टू कितना बोला था -√3/2, तो -√3/2 कहां पर आता है हमारा
पाई प्लस पाई बाई 3 पे आएगा और निगेटिव प्लस रूट 3 बाई 2 तो पाई बाई 3 और पाई माइनस पाई बाई 3 फर्स्ट और सेकंड कॉर्नर में आएगा, थर्ड और फोर्थ कॉर्नर में निगेटिव आया तो पाई प्लस पाई बाई 3 पे और साइन ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पे। इन दो जगह पे हमारा क्या आएगा वैल्यू, माइनस रूट 3 बाई 2 लिखेंगे, माइनस रूट 3 बाई 2, ठीक है, माइनस रूट 3 बाई 2। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू पाई प्लस पाई बाई 3, नो फंक्शनल चेंज, एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा पे नो फंक्शनल चेंज, तो साइन ऑफ पाई बाई 3 और साइन इसमें सेकंड कॉर्नर में जा रहा है, इसमें फोर्थ कॉर्नर, दोनों में हमारा साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन पाई बाई 3। अब ठीक है, इस तरीके से लिखिए ताकि आपको याद रहे कि हम इसे कैसे सॉल्व किए थे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहां पर एंड cos x इक्वल टू माइनस हाफ भी बोल रहा है, इसे ना भूले, मतलब दोनों होना चाहिए तब x का वैल्यू हमें बताना है, दोनों, समझ रहे हैं। तो देखिए cos x भी हमारा निगेटिव है फोर्थ कॉर्नर में, तो cos x हमारा निगेटिव नहीं होता है, cos हमारा फोर्थ कॉर्नर में निगेटिव नहीं होता है ना, फोर्थ कॉर्नर में तो cos और sec हमारा पॉजिटिव होता है। तो बचा कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। वैसे अगर देखा जाए तो cos निगेटिव कहाँ कहाँ पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, बट यहां से ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट तो पहले ही रेस से बाहर हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आया था ना, और ये बोल रहा है cos x का वैल्यू निगेटिव, तो कौन सा होगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये बोल रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हम तो पॉजिटिव होते हैं, तो बचा थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला नहीं, ये वाला हमारा x का वैल्यू होगा, बोले तो पाई प्लस पाई बाई 3, बोले तो कितना आ गया 4 पाई बाई 3, ये किसका वैल्यू आया, x का। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। पाई प्लस पाई बाई 3 पे साइन एक्स माइनस रूट 3 बाई 2 होगा एंड कॉस एक्स कितना होगा, माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 वेयर एक्स बिलोंग्स टू 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है कि टेन एक्स हमारा माइनस रूट 3 बाई 2 है, तो प्लस रूट 3 बाई 2 कहाँ पर आता है हमारा, पाई बाई 3 60 डिग्री पे, और माइनस रूट 3 बाई 2 कहाँ पर आएगा, पाई प्लस पाई बाई 3 पे, और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पे, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पे। बट यहां पर क्या बोल रहा है कि जो x है हमारा वो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई है, मतलब 3 पाई बाई 2, बोले तो निगेटिव y एक्सिस, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 हो गया ना, तो 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई, बोले तो यहां से लेकर के यहां, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल उठाना है। तो फाइनली जो x है हमारा वो क्या बनेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। अब यहां पर हमसे x नहीं पूछा है, क्या पूछा है, 2 टाइम्स सेक स्क्वायर 2 पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 टाइम्स एक्स एक्सिस माइनस थीटा है ना, तो क्या बनेगा, सेक थीटा ही बनेगा, बोले तो सेक पाई बाई 3, और किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 2 पाई माइनस पाई बाई 3, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये हमारा पॉजिटिव ही होता है, हालांकि स्क्वायर है तो उससे ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस भी रहता तो पॉजिटिव बना देता है। यहाँ पर माइनस टेन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, और एक्स एक्सिस माइनस थीटा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो क्या बनेगा हमारा 10 पाई बाई 3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो माइनस, हालांकि इसका स्क्वायर है ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस से, ठीक है। तो ये हमारा बना 2 टाइम्स सेक पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस 60 हाफ होता है, तो सेक 60 कितना होगा हमारा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए,
नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। 10π/3 बोले तो 1060 डिग्री कितना होता है हमारा, √3, और -√3 है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्क्वायर लगा हुआ है ना, टेंशन मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और ये कितना बना हमारा 4 और इधर 3, तो 8 - 3 कितना होता है हमारा 5 होता है ना। ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे ना, 8 - 3 नहीं कर पाइएगा, उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल टू वाई कॉस ऑफ 2π/3 लिखते चलते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है हमसे, x इक्वल टू वाई कॉस ऑफ 2π/3 बोल रहा है ना, तो इसे क्या हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, 2π/3 को लिख सकते हैं, इक्वल टू z कॉस ऑफ 4π/3, इसे क्या हम पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां से हमसे पूछ क्या रहा है, देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू। ठीक है, पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर है हमारा एक्स इक्वल टू वाई कॉस ऑफ, इधर बना लेते हैं, पाई हमारा ये हो गया ना, ये 0, ये पाई, और पाई माइनस π/3 कौन सा कोऑर्डिनेट में जा रहा है हमारा, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमें पता है क्या होता है, निगेटिव, कॉस निगेटिव होता है ना, और फंक्शन चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस माइनस थीटा है ना, तो ये हमारा बनेगा कॉस ऑफ π/3, कॉस ऑफ π/3। ठीक है, इक्वल टू जेड कॉस ऑफ पाई प्लस π/3, कौन सा कोऑर्डिनेट में जा रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव, क्या बनेगा कॉस ऑफ π/3, नो फंक्शनल चेंज, क्योंकि एक्स एक्सिस प्लस माइनस थीटा पे फंक्शनल चेंज नहीं होता है। तो यहां से आ गया हमारा x इक्वल टू वाई, और कॉस π/3 बोले तो कॉस 60 कितना होता है हमारा, हाफ, इक्वल टू जेड, ये भी हमारा क्या बनेगा, हाफ। तो यहां से हम देख सकते हैं x इक्वल टू वाई इंटू माइनस हाफ, तो यहां से y हमारा क्या आ जाएगा, -2, और z भी हमारा क्या आएगा, -2x। तो यहां पर लिखेंगे y इक्वल टू z इक्वल टू -2x। पूछा क्या है हमसे, x y, तो y की जगह पे -2x रखिए, प्लस y z, तो y की जगह पे -2x, z की जगह पे -2x, प्लस zx, z की जगह पे -2x x। तो यहां से हमारा आ गया -2x², और यहां से +4x², और यहां से -2x²। तो ये -2x² प्लस 4x², ये तो 0 आ गया ना, 0 0 आ गया हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin² 5 प्लस sin² 10 प्लस sin² 15 एंड सो ऑन अप टू sin² 85 प्लस sin² 90। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, क्या लिखा हुआ है, sin² 5 प्लस sin² 10 प्लस sin² 15, और कहां तक जा रहा है ये हमारा, sin² 40 प्लस sin² 45 प्लस sin² 50 प्लस sin², और लिखे क्या, ना नहीं लिखते हैं। इधर कितना था हमारा 85 ना, 85 के पहले 80 होगा, 80 के पहले क्या होगा हमारा 75 होगा, तो वो भी हम लिख लेंगे, sin² 75 प्लस sin² 80 प्लस sin² 85, और 90 को ना भूले, sin² क्या है हमारा 90, देखेंगे आप। तो ये हमारा बनेगा sin² 5 प्लस sin² 10 प्लस sin² 15, कहाँ तक जा रहा है हमारा, sin² 40 ना, sin² 40 प्लस sin² 45 प्लस sin² 50। असली खेल यहां से शुरू होगा। ये जो sin² 50 है, क्या हम sin 50 को sin ऑफ 90 - 40 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर,
और इन सभी को हम इस तरीके से साइन 90 माइनस थीटा करके लिख सकते हैं। तो साइन 75 हमारा क्या बनेगा, 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 ही हमारा 75 होता है ना। हाँ, साइन स्क्वायर 80 क्या बनेगा हमारा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, साइन स्क्वायर 85 क्या बनेगा हमारा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5, और साइन स्क्वायर 90 को ना भूले, वो भी लिखा हुआ था ना। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, इधर आया साइन स्क्वायर 5 और इधर साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 एंड सो ऑन, साइन स्क्वायर 40 और इधर साइन स्क्वायर 45 और इधर साइन ऑफ 90 माइनस 40 है ना, क्या बनेगा हमारा, कॉस 45, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है हमारा, वाई एक्सिस माइनस थीटा हो रहा है तो फंक्शनल चेंज होकर के ये क्या बन जाएगा, कॉस, कॉस 40 और स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये सब हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 90 माइनस 15 कितना बनेगा हमारा, सॉरी ये कितना था हमारा, हाँ 15 ही था ना। तो ये हमारा बनेगा कॉस स्क्वायर 15 और ये कितना बनेगा, कॉस स्क्वायर 80 और कॉस स्क्वायर 10 बनेगा ना, 90 माइनस 10 है ना, कॉस स्क्वायर 10 और ये कॉस स्क्वायर 5 और साइन स्क्वायर 90 को ना भूलें, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर 5 इधर आ जाते हैं, इधर देखिएगा साइन स्क्वायर 5 और इधर कॉस स्क्वायर 5 है और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1। सिमिलरली इधर अगर आप देखें तो क्या है, साइन स्क्वायर 10 और इधर कॉस स्क्वायर 10, समझ रहे हैं। फिर साइन स्क्वायर 15 और इधर कॉस स्क्वायर 15, तो ऐसा टोटल कितना पेयर बनेगा हमारा, 40 तक जा रहा है ना, 5 से शुरू हो रहा है और 40 तक जा रहा है, तो इधर 8 है ना, तो 8 पेयर बन गया ये हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना पेयर बन गया हमारा 8, और एक पेयर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें क्या देता है 1, और ये ऐसा ऐसा 8 है ना, तो यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल कितना टाइम्स, 8 टाइम्स कितना बनेगा हमारा 8, और 45 तो किसी के साथ पेयर बनाया नहीं ना, ये तो बीचों बीच था हमारा, तो साइन स्क्वायर 40 अलग से लिख लें, तो 1/√2 का स्क्वायर और 90 इसे ना भूले साइन 90 तो 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 8 + 1 9 और इधर से 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये आ गया हमारा 19/2। कैसा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। जेईई मेंस में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन था हमारा ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव डेट cos 10 cos 20 cos 30 एंड सो ऑन, कहाँ तक जा रहा है हमारा, cos 80 cos 100 एंड सो ऑन अप टू cos 120, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि इन सभी का सम हमारा क्या है 0। एलएचएस हमारा क्या है, cos 10 cos 20, ये डिग्री बार बार हम नहीं लिख रहे, आप समझ जाइए कि डिग्री में रेडियन में नहीं, हालांकि ऐसा लिखना गलत है, बट मेरे और आपके बीच ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ये डिग्री में ही है, ठीक है। तो आप ऐसा ना करिएगा, कल के दिन आप बोल रहे हैं कि सर डिग्री क्यों हटा दिए, लिखते वक्त हटा देते हैं, बार बार लिखेंगे कितना लिखना पड़ेगा डिग्री डिग्री ना। तो ये छोटा सा बात है बट आपको बताना जरूरी था। cos 30 कहाँ तक जा रहा है हमारा ये, cos 80 तक, और फिर क्या है cos 100, cos 100 को क्या हम 180 माइनस 80 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सिमिलरली ये क्या है हमारा cos 150 ना, इसे भी हम क्या लिख सकते हैं cos 180 माइनस 30, और ये cos 180 माइनस 20,
और इसे cos 180 माइनस 10। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ गया, LHS हमारा क्या आ गया, cos 10 cos 20 cos 30, cos 10 प्लस cos 20 प्लस cos 30, और कहाँ तक जा रहा है ये, cos 80 है ना, उसके पहले cos 70 भी होगा। ठीक है, cos 80, और इधर cos 180 माइनस थीटा, एक्स एक्सिस माइनस थीटा क्या होता है हमारा, इधर बना लेते हैं। 180 ये रहा, 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos हमारा कैसा होता है, निगेटिव, तो 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर क्या 80 डिग्री है ना, 80 डिग्री है, तो थीटा इन जनरल रहने देते हैं। तो 180 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो माइनस, और फंक्शन चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक्स एक्सिस माइनस थीटा है, तो ये हमारा क्या बनेगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कॉस ही रहेगा, कॉस 80, और सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में तो ये कॉस हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, ये 100 है ना, 100 के बाद 120 होगा, नहीं एक सेकेंड, 10 का मल्टीपल में बढ़ रहा है ना, तो 80 के बाद 100 कैसे लिख दिया ये, अच्छा cos 90 तो ऐसे भी जीरो होता है ना, cos 90 तो ऐसे भी जीरो होता है इसलिए 100 लिखा हुआ, बट ये 10 ऐड हो रहा है, 10 20 30 40 50, आप अलग से चाहे तो यहाँ पर cos 90 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कर ले क्या, अच्छा नहीं लगेगा, रहने देते हैं, cos 90 तो जीरो ही होता है ना, आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए यार, cos 90। ठीक है, और इधर क्या माइनस cos 80, और इधर cos 110 होगा, तो 110 को क्या हम 180 माइनस 70 नहीं लिख सकते, और 180 माइनस 70 हमारा क्या बनेगा, माइनस cos 70। इन द सेम वे हम cos 180 माइनस 30 को क्या लिखेंगे, माइनस cos 30, और इधर माइनस cos 20, और इधर माइनस cos 10। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हुआ क्या, ये cos 90 को देखिए, cos 80 प्लस और इधर माइनस में कैंसिल, cos 70 प्लस माइनस कैंसिल, इन द सेम वे ये सब हमारा कटता चला जाएगा, और इधर cos 30 माइनस cos 30, cos 20 माइनस cos 20, cos 10 माइनस cos 10, और cos 90 तो वैसे भी जीरो होता है, तो इक्वल टू हमारा क्या आ गया, जीरो, इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हम इसे साबित कर सकते हैं कि LHS और RHS हमारा बराबर है। ठीक है, बैटरी खत्म हो गया क्या, ना नहीं खत्म हुआ, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए ना, 7 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट LHS इक्वल टू जीरो। कोई बात नहीं, देखते हैं, यहाँ पर प्रूव ही करने बोल रहा है ना, ऐसा तो कुछ नहीं पूछ लिया ना आपसे, देखेंगे यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही है क्या, अगर आप इन दोनों को देखें, पाई बाय 11 और यहाँ पे 10 पाई बाय 11, इन दोनों का सम हमारा क्या है, पाई है, पाई बाय 11 प्लस 10 पाई बाय 11, 11 पाई बाय 11 क्या बना हमारा, पाई, इन दोनों का सम 2 पाई बाय 11 9 पाई बाय 11, इन दोनों का सम भी हमारा पाई है, इन दोनों का सम भी हमारा पाई है, 4 पाई बाय 11 प्लस 7 पाई बाय 11 क्या है हमारा, पाई। अब आप बोलेंगे कि पाई है तो हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसे हटाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 10 पाई बाय 11 है, इसे 10 पाई बाय 11 ही लिखिए आप, और 10 क्या है, 2 पाई बाय 11 ना, 2 पाई बाय 11, फिर क्या था 10 4 पाई बाय 11, और अब असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्या है 10 7 पाई बाय 11, जिसे हम लिख सकते हैं 10 ऑफ पाई माइनस 4 पाई बाय 11, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है 10 ऑफ 9 पाई बाय 11, जिसे हम लिख सकते हैं 10 ऑफ पाई माइनस 2 पाई बाय 11, और 10 पाई बाय 11 क्या बनेगा हमारा, 10 ऑफ पाई माइनस पाई बाय 11। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर पाई बाय 11 और पाई माइनस पाई बाय 11 का सम कितना है, पाई है, इन दोनों का भी सम कितना है हमारा, पाई है, 4 पाई बाय 11 प्लस पाई माइनस 4 पाई बाय 11। अब डायरेक्ट आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इन दोनों का सम क्या है, पाई है ना। अब पाई है तो उससे क्या, उससे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, भूल जाइए, भूल जाइए। यहाँ पर आया हमारा 10 पाई बाय 11, 10 2 पाई बाय 11, 10 4 पाई बाय 11,
हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि अगला बार आपको इस तरह का पैटर्न दिखे ना, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये दोनों हमारा कटने ही वाला है। कैसे देखेंगे यहाँ पर, टेन थीटा प्लस टेन ऑफ पाई माइनस थीटा हमारा जीरो ही होगा ऑलवेज। क्यों, देखिए टेन ऑफ पाई माइनस 4 पाई/11 इधर कर लेते हैं, ये रहा जीरो, पाई पाई माइनस पाई/11 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन हमारा कैसा होता है, निगेटिव, तो माइनस यहाँ पर आएगा, प्लस था ना तो माइनस के साथ माइनस आएगा हमारा, टेन क्या बनेगा हमारा 4 पाई/11। सिमिलरली ये भी हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन हमारा निगेटिव होता है, तो माइनस टेन 2 पाई/11। और इधर ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, माइनस टेन पाई/11। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये गया, टेन 2 पाई/11, टेन 2 पाई/11, टेन 4 पाई/11, टेन 4 पाई/11 गया हमारा, क्या बचा हमारा, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू RHS। अब ये जो बोल रहे थे ना कि देखिए यहाँ पर आपको पाई नजर आ रहा है इन दोनों का सम, तो ऐसा हम क्यों बोल रहे थे, आप आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा। टेन थीटा प्लस टेन पाई माइनस थीटा, अब क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों का सम हमारा क्या है, पाई। थीटा प्लस पाई माइनस थीटा क्या होगा हमारा, थीटा थीटा कट जाए, क्या बचेगा, पाई। तो अगर इन दोनों का सम हमारा पाई है, तो यहां से हमारा क्या आ रहा है, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होगा हमारा, माइनस टेन थीटा। तो ये कटा, क्या आया, जीरो। तो हमें पहले ही दिख रहा था कि इन दोनों का सम हमारा क्या है, जीरो। इन दोनों का सम भी जीरो, इन दोनों का सम भी हमारा जीरो, तो ओवरऑल तो हमारा जीरो ही आ जाएगा ना। इसलिए आपको बोल रहे थे कि ये पाई है, दिख रहा है आपको, इसलिए बोल रहे थे। समझ में आया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि जैसा जैसा बोल रहा है वैसे वैसे बनाते चले, क्या बनाते चलते हैं। स्क्वायर बोल रहा है ना, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर बोला ना, तो 4 4 4 4, ठीक है, ये 4 अच्छे से लिख लीजिएगा। नो इफ अ मैन, एक इंसान है, इंसान, बच्चा, आदमी, जो बोलना है बोलिए, रन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, एक आदमी है, यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक आदमी है जो 1 सेंटीमीटर दूरी बना के चलता है इस साइड से। 1 सेंटीमीटर दूरी बना के चलता है, इसका क्या मतलब है, हरा कलर से बनाते हैं। मतलब अगर ये साइड है तो इससे 1 सेंटीमीटर दूरी, तो 1 सेंटीमीटर दूरी मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ये दूरी है, तो 1 सेंटीमीटर दूरी बना के चल रहा है, मतलब ऐसा करते हैं ना, 1 सेंटीमीटर दूरी, ये समझ लीजिए, ये डॉट से दिखा दे रहे हैं, तो ये हरा वाला जो कंटिन्यूअस पाथ है उस पर चलता है, और ऐसा सब साइड से, ऐसा सब साइड से, तो इस ट्रैक पे वो चलता है। ठीक है, और इधर भी साइड से 1 सेंटीमीटर का दूरी बना के वो चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से वो दूरी बना के चलता है। बट यहां से यहां वो कैसे जाएगा, यहां पर तो क्वेश्चन में बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर का दूरी बना के चलना है साइड से, बट यहां से ये कितना है हमारा, 1, ये लिख लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर का दूरी है ना, तो 1 और ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90 डिग्री। तो यहां पर तो समझ में आ रहा है, ये ऐसे हमारा जाएगा। मान लीजिए वो शुरू किया यहां से, ये पॉइंट है ए, तो ए से बी तक गया, ठीक है। अब बी से मान लेते ये पॉइंट सी है, तो बी से सी तक कैसे जाएगा वो, समझ में आ रहा है, बी से सी तक कैसे जाएगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर का दूरी बना के चलना है। तो अगर 1 सेंटीमीटर का दूरी बना के चलना है, तब तो इसे सर्कुलर आर्क पे ही चलना होगा, तभी ये संभव है, तभी ये संभव है। नहीं तो ये संभव नहीं है कि वो 1 सेंटीमीटर का दूरी बनाए। 1 सेंटीमीटर का रेडियस अगर होगा सर्कुलर आर्क का, तभी ये 1 सेंटीमीटर का दूरी पे कंटिन्यूअस रहेगा। थोड़ा सा भी इधर उधर गया ना, तो फिर 1 सेंटीमीटर का दूरी नहीं रहेगा, या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। तो इसे सर्कुलर आर्क पे ही चलना होगा 1 सेंटीमीटर का दूरी मेंटेन करने के लिए, सर्कुलर आर्क पे ही चलना होगा। ठीक है, अब देखेंगे
ये 90, ये 90, ये तो 90 है ही, तो ये कितना हुआ हमारा 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और ये चारों सर्कुलर आर्क जो है हमारा एक तरीके से सेम ही हुआ ना, सेम ही है ना सब। हाँ, ये 4 था तो ये 4, ये 4, ये साइड भी 4, ये साइड भी 4। तो अगर ये हरे वाले ट्रैक पे ट्रेवल कर रहा है तो हमसे पूछा क्या, हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, समझ रहे हैं। तो अगर ये हरे वाले ट्रैक पे चल रहा है तो हमें हरे वाले का लेंथ निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, जो स्ट्रेट लाइन है ऐसा ऐसा कितना है, इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है, तो 4 सेंटीमीटर कितना बार है हमारा, 4 बार। अब सर्कुलर आर्क कितना है, 4 बार है ना, तो ये भी हमारा 4 बार। अब इस सर्कुलर आर्क का जो लेंथ है वो कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहां पर एक कंप्लीट सर्कल में बोले तो जब 2 पाई डिग्री होता है, बोले तो 360 डिग्री होता है, तो आर्क कितना होता है, जो सरकमफ्रेंस होता है वही सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर। तो अगर हम 1 रेडियन का बात करें तो 1 रेडियन में आर्क लेंथ क्या होगा, दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, रेडियस के बराबर होगा। और ये हम देखे भी थे, आपको बताया था ना 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या होता है, जब आर्क लेंथ हमारा रेडियस के बराबर हो जाए, जब आर्क लेंथ हमारा रेडियस के बराबर हो जाए। ये तो फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे, हालांकि फिर से यहां पर आपको अच्छे से समझा दिए कि 1 रेडियन हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। अब ये जो यहां पर है आर्क लेंथ कितना है हमारा, वही तो निकालना है सर, आप बोलेंगे वही तो निकालना है, ठीक है वही निकालना है। रेडियस कितना है हमारा 1, तो ये जो आर्क लेंथ है वो हमारा क्या कितना बनेगा, एंगल कितना है π/2 ना, तो 1 रेडियन में आर्क लेंथ r है, तो π/2 रेडियन में आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, π/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो π/2 टाइम्स r, ये कितना हो जाएगा π/2 टाइम्स r। r कितना है हमारा, r रेडियस कितना है हमारा 1 है ना, 1, तो ये π/2 टाइम्स ऑफ 1 यहां पर लिखेंगे, π/2 टाइम्स ऑफ 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप भी इस तरीके से सॉल्व किए होंगे, और अगर इस तरीके से सॉल्व नहीं किए तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि आप क्या गलती कर रहे थे, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 2 बार में तो गया, और इधर कितना आ गया 16, और इधर 2 पाई प्लस 2 पाई। तो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इस सवाल में एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ पे क्या बोला है कि ये सब कहानी बता दिया कि 1 सेंटीमीटर दूरी पे दौड़ रहा है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल, ये तो बताया नहीं कि ये रुका कब, हो सकता है 4 राउंड मार गया हो सकता है 5 राउंड मार गया हो, तो ठीक है इतना चलता है कि एक ही राउंड मारा हो, डिफॉल्ट केस में हम एक ही राउंड मानेंगे। बट ऐसा ना क्लियर करना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। अगर जे एडवांस वाला देगा ना तो ऐसे नहीं देगा ये सवाल, तो वहां पर आपका क्लियर मेंशन रहेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, या फिर ये लिख देगा कि 1 राउंड ही मारा, 1 कंप्लीट राउंड, जबकि यहाँ पर ये शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है 1 कंप्लीट राउंड। तो थोड़ा सा तो ये सवाल गलत है। आदमी दौड़ रहा है ठीक है 1 सेंटीमीटर का दूरी पे, बट रुका कब, ये तो यहां पर कहीं पर दिया नहीं है ना। हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल, विल ही ट्रेवल, अच्छा। और ये भी नहीं बोल रहा है कि, और क्वेश्चन से ये भी तो नहीं पता चल रहा है, ये भी तो हो सकता है ना कि उसका मन नहीं दौड़ने का, वो दौड़ा ही नहीं होगा, मतलब थोड़ा देर दौड़ा फिर दौड़ा ही नहीं होगा। बट ठीक है डिफॉल्ट केस में हम मान सकते हैं कि 1 कंप्लीट राउंड होगा, ठीक है। अब इतना बाल का खाल नहीं निकालते हैं नहीं तो फिर इतना भी सही नहीं है ना, कॉमन सेंस का भी तो अपना इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से 1 कंप्लीट राउंड ही मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे लिख दीजिएगा, मैन रन्स at a distance of 1 centimeter away from the sides of square. How much distance will he travel in 1 complete round? ठीक है, ऐसा आप चाहे तो माने तो लिख दीजिए, नहीं माने तो नहीं लिखिए, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन को मॉडिफाई करना नहीं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है,
कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नो इफ मैन रन्स अराउंड द ट्राइंगल इन सच अ वे दैट ही इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, हाउ मच डिस्टेंस विल ही ट्रेवल। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इस तरह का है, बट यहां पर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर का दूरी बना के चल रहा था, और यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल से 1 सेंटीमीटर का दूरी बना के चल रहा है। 1 सेंटीमीटर ही है ना, हाँ 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर स्क्वायर का साइड 4 था, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड 3 है, ठीक है। तो 19-20 का ही अंतर है। सेम ही तो है, सेम है ना, लगभग लगभग सेम है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कलर चेंज करते हैं यार। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, बना लेते हैं हम, बना लिए, ठीक है। साइड लेंथ कितना बोल रहा है, 3, 3, 3, 3। अब बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर का दूरी बना के चल रहा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का दूरी हम मान लेते हैं, और इधर भी ऐसा करिए ना, 1 सेंटीमीटर का दूरी हरा कलर से बना लेते हैं, जिससे आपको पता चले किस ट्रैक पे चल रहा है। इधर 1 सेंटीमीटर का दूरी पे ना, ठीक है। इधर आ जाते हैं अब। ठीक, ये थोड़ा आगे निकल गया क्या, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। अब ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का दूरी पे है। ये कितना है, 1, 1, 1, 1, 1, 1। अब 1 सेंटीमीटर का दूरी मेंटेन करना है, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे गया होगा, इस आर्क पे गया होगा, सर्कुलर आर्क पे गया होगा, जिसका रेडियस क्या होगा हमारा 1, तभी ये संभव है। सिमिलरली यहाँ पर भी सर्कुलर आर्क पे गया होगा, और यहाँ पर भी सर्कुलर आर्क पे गया होगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ थे हम, हाँ इधर। देखिए ये एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और ये 90, ये 90, तो 180 हो गया। और एक कंप्लीट हमारा कितना होता है, 360 होता है ना। एक कंप्लीट एंगल किसी पॉइंट के अबाउट कितना होता है, 360 होता है। तो ये 90, 90, 180 तो हो गया, और 360 में फिर कितना बचा, 180, 180 में 60 ये है, तो ये कितना होगा हमारा 120। कितना एंगल होगा हमारा, 120, ठीक है। सिमिलरली ये भी 120, ये भी 120, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको हम पहले ही बताएं कि एक कंप्लीट रोटेशन बोले तो 2 पाई रेडियन, जिसमें सरकमफेरेंस बोले तो सर्कुलर आर्क हमारा कितना होता है, सर्कुलर आर्क होता है हमारा 2 पाई आर। तो 1 रेडियन में हमारा सर्कुलर आर्क कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, जिसे हम 1 रेडियन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री बोले तो 60 डिग्री का डबल, 60 डिग्री कितना रेडियन होता है हमारा, पाई बाई 3। तो 120 डिग्री कितना होगा, 2 पाई बाई 3 होगा, डबल हो गया ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं 2 पाई बाई 3 इंटू आर रेडियन, और आर यहाँ पर कितना है 1, तो ये हमारा बनेगा 2 पाई बाई 3 इंटू 1। अब देखिए, अगर हमें ये हरा वाला पाथ कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा, तो कैसे करेंगे। ये हो गया हमारा 3, 3, 3, ये तीनों स्ट्रेट लाइन हमारा कितना हो गया 3, तो 3 कितना बार आ रहा है, 3 टाइम्स। और ये सर्कुलर आर्क भी हमारा कितना है 3 टाइम्स, तो ये भी कर लीजिएगा 3 टाइम्स। और एक सर्कुलर आर्क का लेंथ हमारा क्या है, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इंटू 1। तो यहां से ये 3 और 3 तो कैंसिल, इधर क्या आया हमारा 9, और इधर क्या आया हमारा 2 पाई। तो
इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन ही था, इजी था। अगर पिछले वाला आपसे सॉल्व हो गया हो तो इसमें भी समझ में आ गया हो कि क्या करना है। बट यहाँ पर 120 डिग्री बन रहा है, ऐसा ना कि यहाँ पर भी 190 डिग्री आप कर ले, थोड़ा सा तो डिफरेंट है ना, बस 19-20 का ही फर्क है। ठीक है, ये 120 अच्छा से नहीं दिख रहा है, ऐसा करते हैं ना, ऐसे निकाल लेते हैं। अब बड़ा सा लिख लेते हैं, अभी भी गंदा सा लिखे ना, 120 डिग्री। अब ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। जितना भी सवाल इस लेक्चर वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, आसान ही है सब, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पे है सब। तो आप ऐसा ना करिएगा कि सवाल सॉल्व ही नहीं किए, सब आसान आसान सवाल है। इस लेक्चर वीडियो का तो सारा सवाल आसान है। ठीक है, ये 2 सवाल में हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत है, इनके अलावा सब सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान है। समझ रहे हैं? तो आप एक बार खुद से जरूर सॉल्व करिएगा। देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखेंगे किसका वैल्यू बोल रहा है हमसे। ये हरा कलर हटाते हैं, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, किसका वैल्यू बोल रहा है, 10 11 π/3। तो 0 से π/2 के बीच में इसे लाते हैं, क्योंकि हमें 0 से π/2 में ना ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। वो कैसे लाएंगे, 11 π/3 है ना, तो इससे हम लिख सकते हैं 4 π - π/3। 12 - 1 11 होता है ना, तो 11 π/3। ठीक है, -2, ये क्या बना, साइन 3 π। हालांकि 3 π बोले तो एक्स एक्सिस पे तो साइन का वैल्यू 0 ही होता है, तो इसका वैल्यू तो 0 ही होगा। बाद में देखेंगे, इसे 0 लिख देंगे डायरेक्ट। कॉसेक स्क्वायर π/4, कॉसेक स्क्वायर π/4, कॉस π/4, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2। तो कॉसेक π/4 कितना होगा हमारा, √2, और इसका स्क्वायर बोल रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे इधर। 4 कॉस स्क्वायर 17 π/6। क्या इसे हम 3 π - π/6 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ से tan 4 π - π/3, 4 π बोले तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस π/3, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमारा निगेटिव होता है, तो -tan π/3 हो जाएगा हमारा। फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस माइनस थीटा हो रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस प्लस माइनस थीटा पे हमारा फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, -2 साइन nπ तो हमारा 0 ही होता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 ही रखेंगे। -3/4 और √2 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा, 2, प्लस 4 टाइम्स कॉस 3 π, तो 0 π 2 π, इधर बना लेते हैं 0 π 2 π 3 π, किधर आया हमारा ये 3 π, ये रहा। ठीक है, और वैसे तो हमें पहले भी पता है कि निगेटिव एक्स एक्सिस से हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, हालांकि आपको बनाकर भी दिखा दी। 3 π - π/6 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो क्या बनेगा हमारा कॉस माइनस कॉस π/6, और फंक्शन चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक्स एक्सिस माइनस थीटा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से वैल्यू रखें 10 π/3, वो तो tan 60 डिग्री कितना होता है हमारा, √3, और ये तो 0 ही हो गया, और इधर ये 2 बार में -3/2, और इधर +4 cos π/6, cos π/6 बोले तो cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है हमारा, एक सेकेंड, cos, हाँ सही है, cos π/3। ठीक है, ये स्क्वायर था, स्क्वायर भूल गया ना, स्क्वायर कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर cos π/6 बोले तो cos 30 डिग्री, π/6 30 डिग्री हुआ ना, बार बार दिमाग में 60 क्यों आ जा रहा है, 6 है इसलिए क्या, 30 डिग्री होगा। cos 30 डिग्री कितना वैल्यू होता है हमारा, √3/2, तो ये बनेगा -√3/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आ गया ये -√3 और -0 -3/2, और इधर 4, और -√3 का स्क्वायर बनेगा हमारा 3, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये और ये गया, क्या है यहाँ से 3 - 3/2 कितना होता है हमारा, 3/2 ही आएगा,
और इधर -√3 है ना, -√3, तो ये आपका आ गया 3 - 2√3 ओवर 2। वैल्यू निकालना था ना, तो 3 - 2√3 ओवर 2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, इतना प्यार से और काफी ज्यादा बेसिक से आपको समझाएं हैं, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी होता है कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सब आपका क्लियर होगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए, हम पे छोड़ दीजिए। मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना, आपका काम क्या है, ईमानदारी से इन सभी सवालों को सॉल्व करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा इन सभी सवालों को सॉल्व करके। उम्मीद करें ना, करते हैं उम्मीद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी सवालों को, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान था, आप सॉल्व करेंगे। सबका आंसर तो दिया हुआ ही रहता है, अब आपको तो पता चल ही गया होगा ना कि आंसर हम सबका देते हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या बात करने वाले हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इसका मतलब क्या है, अब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास a प्लस बी है, तो इसका साइन या फिर इसका कॉस या फिर इसका tan वैल्यू क्या होगा। ये सम हो गया ना, ये सम हो गया ना। या फिर अगर इसका डिफरेंस भी हुआ, तो इन सभी का सम या फिर डिफरेंस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होगा, ये बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, और काफ़ी अच्छे से समझाएंगे, जरूरी है। और एक तरीके से ना नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में फॉर्मूला का फॉर्मूला का क्या बोले, तूफान लेकर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, और टी रेशियो ऑफ डबल एंगल, डबल एंगल बोले तो अगर 2θ है तो उसका साइन क्या होगा, उसका कॉस क्या होगा और उसका tan क्या होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा। जैसे कि हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले, अभी आपको थोड़ा सा बताए थे, sin 2θ होता है हमारा 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो थीटा के टर्म में, थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में इसका वैल्यू क्या होगा, वो चीज। ठीक है, तो इन सभी पे बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में एक तरीके से ना सवाल के रूप में बहुत सारा फॉर्मूला देखेंगे। पहले उन सभी को प्रूव करेंगे, फिर उन सभी को इकट्ठे लिखेंगे, और फिर आप याद कर लीजिएगा, बात खत्म। आपको याद करना है वो सारा का सारा फॉर्मूला, आपको याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि पूरे टॉपिक में बस वही याद करने का चीज है। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में काफी सारा फॉर्मूला बोल लीजिए, आइडेंटिटी बोल लीजिए, का तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला है मतलब बहुत सारा फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी देखेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में बहुत क्वेश्चन करेंगे। टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूला पे बात करेंगे। और हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आया कहाँ से, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट सबका सब आप सॉल्व कर दीजिएगा, बट वो आया कहाँ से आपको तो पता ही है कि हम अगर कोई चीज आ रहा है तो वो आता कहाँ से, उस पर भी बात करते हैं, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो समझना, फिर भी बात करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कुछ भी ऐसा समझे कि कुछ भी ऐसा मैजिक हो रहा है। कुछ भी मैजिक नहीं हो रहा है, सबका एक रीजन है। ठीक है, तो अगर कोई फॉर्मूला जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही क्यों है, प्लस 3ab क्यों नहीं है? समझ रहे हैं? तो हर चीज का एक रीजन होता है। हालांकि अब यहाँ पर बात कर दी है तो आपको बता देते हैं, नहीं तो आप कल के दिन में बोलिएगा कि आप जिक्र किए लेकिन बताए नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका क्या प्रूफ है? हालांकि ये मेरा काम नहीं है, छोटे क्लासेस में आप पढ़े होंगे, छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे ना, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर देखिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपको साबित करना है। हालांकि अभी हम टाइम पास कर रहे हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, बस मन किया तो कर रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, a प्लस बी 2 बार है, a प्लस बी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें मल्टीप्लाई करना आता है, a किससे मल्टीप्लाई होगा, a से,
और फिर ए बी से ही मल्टीप्लाई होगा, तो ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ए स्क्वायर, और बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ए बी। सिमिलरली बी भी ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा ए बी, और फिर बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बी स्क्वायर। तो यहां से हम देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना बार आ रहा है, 2 बार ना, 2 टाइम्स ऑफ ए बी। चलिए इतना कर दिया आपके लिए, अब जिक्र हुआ तो कर दिया, हालांकि इसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। अब क्या ए प्लस बी का होल क्यूब भी करके दिखाएं, ये तो बेसिक मैथ्स है ना, जैसे छोटे क्लासेस में 5 6 किस क्लास में होता है मुझे पता नहीं यार, आप देख लीजिएगा कब होता है ये, 10th के पहले ही ये सब आपको आना चाहिए। तो ये सब हम जिक्र नहीं करने वाले हैं, हम देखेंगे कल बोल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बहुत सारा फॉर्मूला, और वो आया कहाँ से उस पर भी जरूर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।